कैसे? रविंद्र ठूर साहब, जो ये अभी सवाल उठा है कि एक जैसे प्रश्न दूसरे एग्जाम में कैसे आ गए, जब सुनवाई होगी डबल बेंच में तो क्या ये भी बातें रखी जाएंगी? निश्चित तौर पे रखी जाएंगी, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट फैक्टर इसलिए हो जाता है कि अपने जो 6 और 7 दोनों तारीखों को जो पेपर हुआ, यानी कि 57 नंबर कैटेगरी का पहले और 56 नंबर का जो है मंडे को हुआ, दोनों पेपरों में 27,500 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे थे जो दोनों दिन पेपर में बैठे हैं। तो कॉमन अभ्यर्थियों के लिए तो ये बेहद आसान और बहुत इजी गेम हो गया इस पेपर को क्रैक करना, खास करके उनके लिए जिन्होंने मंडे को यानी कि ग्रेजुएट कैटेगरी के अंदर पेपर दिया है। क्योंकि संडे वाली कैटेगरी तो 12th की कैटेगरी थी, वो तो उनका बुद्धिमत्ता का स्तर कायदे से जो है आपके जो ग्रेजुएट कैटेगरी से उससे नीचे है, क्योंकि इसी कारण से जो है सर्विस रूल्स के हिसाब से उनको इस प्रकार की नौकरियां दी जाती है। जितना ज्यादा क्वालिफाई होगा कैंडिडेट उतनी हायर लेवल की उसको नौकरी मिलती है या फिर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो ऐसे में ग्रेजुएट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इस पेपर के अंदर कॉमन बैठे जो 56 और 57 में, उनके लिए तो बहुत ईजी है क्रैक करना। तो मेरिट बहुत एक्सेप्शनली हाई जाएगी। मेरी अपनी सोच के हिसाब से 100 में से 80 प्लस की मेरिट जाएगी, क्योंकि 41 क्वेश्चन रिपीट थे। दुल साहब, एक और सवाल है मेरा, 2 सवाल होंगे, उससे पहले एक सवाल सुन लीजिए, उसके बाद अंतिम सवाल होगा, क्योंकि चर्चा को मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। सवाल यह है कि अब जिस तरह से सुनवाई तो आने वाले वक्त में होगी, रिजल्ट का क्या, कब आएगा, कैसे आएगा, एग्जाम दोबारा होगा, रद्द होगा, कई सवाल है मन में, कई कंफ्यूजन है। आप अधिवक्ता, आप वकील हैं, बता सकते हैं कि कानूनी दांव पेच क्या होते हैं? हमें तो समझ में नहीं आते, ये कितनी लंबी प्रोसेस हो जाता है। रिजल्ट की अभी फिलहाल संभावना इसलिए नहीं है कि 1 सितंबर को वैसे अगली सुनवाई है और उसके अंदर ये सारे के सारे तथ्य हम लोगों को क्योंकि सुना नहीं गया। सरकार HSSC ने मिसरिप्रेजेंट किया कोर्ट को कि हमने सारा डाटा वेरीफाई कर लिया, सब कुछ ऑथेंटिक है, जबकि हम लोगों के पास में पहले से सबूत हैं उन फर्जी कैंडिडेट्स के जिन्होंने नंबर ले रखे हैं। तो वो क्योंकि हम कोर्ट के आगे रख नहीं पाए, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ये सब चीजें रखी जाएंगी। तो ऐसे में ये मामला बिल्कुल, अगर सरकार अपनी कमीशन अपनी इसी जिद के ऊपर अड़ा रहा कि भी हमें एग्जाम रिकंडक्ट नहीं कराना है या मेरिट लिस्ट को रिवाइज करके एक पारदर्शी एंड फेयर प्रोसेस नहीं अपनाना है, तो मुझे लगता नहीं अगले 7-8 महीने तक किसी भी प्रकार से कम 56 और 57 कैटेगरी के अंदर कोई मूवमेंट हो सकती है। आपका पक्ष इतना मजबूत क्यों लगता है आपको इसके बाद, इस मामले के बाद जब ये सवाल रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सबूत है कमल। मेरे पास 2 पोस्ट के तो क्लियर प्रूफ हैं, एक कानूनगो के, एक अपने फायर ऑपरेटर्स के, जहां पे इन्होंने अनक्वालिफाइड लोगों को जो है बुलाया है पेपर के अंदर, और कानूनगो के अंदर तो एक भी क्वालिफाइड व्यक्ति को इन्होंने पेपर में बिठाया ही नहीं है। तो मेरे पास में सबूत है, क्योंकि इनका पोर्टल प्रॉब्लम, इनकी पोर्टल की सबसे ज्यादा थी, इनका पोर्टल ही फॉल्टी था। किसी को किसी पोस्ट में अप्लाई कर दिया, किसी को किसी पोस्ट में अप्लाई कर दिया। पोर्टल ने कभी ये देखा ही नहीं कौन व्यक्ति किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, कौन के लिए नहीं है। तो ऐसे में हाईली जो लोग बिल्कुल भी सर्विस रूल के हिसाब से क्वालिफाइड नहीं है, यदि उनको आप रिकमेंड करेंगे उनको सेलेक्ट नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग नहीं देगा। देखिए कमल, हरियाणा सरकार ने 2016 के अंदर इंटरव्यू को अबॉलिश कर दिया था। उसके बाद में 2017 में कुछ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स जो है गरीब लोगों के लिए, विधवा और उनके बच्चों के लिए, अपने जो घुमंतु जातियों के लिए, इसी प्रकार से उन व्यक्तियों के लिए जिनके परिवार में कोई नौकरी नहीं, उनके लिए स्पेशल मार्क्स उन्होंने लेकर के आए थे। वो जो है अब जब इन्होंने 2019 के अंदर, जब इन्होंने पहले तो ये दिए जाते थे आफ्टर स्क्रूटनी, यानी कि पहले रिटर्न होता था, रिटर्न के बाद जब स्क्रूटनी होती थी, रिजल्ट से पहले इनमें 5 नंबर जोड़ते थे और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर कर दिया जाता था। अब की बार इन्होंने CET को जिस टाइम पे लागू किया, तो CET को लागू करने के समय पर इन्होंने एक बड़ा एक नायाब प्रयोग किया। वो नया प्रयोग इन्होंने ये किया कि CET को, क्योंकि 2 फेज है, एक तो है क्वालिफाइंग नेचर, सेकंड जो है आपका स्किल टेस्ट, दोनों में 2.5 नंबर जो है परसेंटेज इन्होंने बांटने का काम किया। यानी कि 2.5 नंबर मिलेंगे तब जब आप क्वालिफाई करेंगे, 2.5 नंबर मिलेंगे तब जब आप फाइनल रिजल्ट के अंदर आएंगे। टोटल हो गए 5, जैसे कि पहले मिलते थे। गड़बड़ सबसे पहली और बुनियादी गड़बड़ आई वो यहाँ पर है, क्योंकि आपको इन 2.5 नंबरों को देने के लिए सबसे पहले सभी कैंडिडेट्स की
ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी को वेरीफाई करना आवश्यक होता है, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर वेरीफाई करने की जगह ये केवल सरकार जो HSSC जो है लगातार एक पब्लिक नोटिस देता रहा कि भी आप विड्रॉ करिए, तो सूनर और लेटर अंतिम समय तक 42,000 लोगों ने लगभग जो है इन नंबरों को विड्रॉ करने का काम किया। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो अभी हमें पता नहीं है, ना ही कोर्ट को पता है। माननीय कोर्ट का सबसे पहले कहना यह था कि हमें नहीं पता है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंबर विड्रॉ नहीं किए हैं। और यहाँ पे महाधिवक्ता हरियाणा ने जो है एक स्टेटमेंट दी बाकायदा कोर्ट के अंदर, मैं उसको यूं का यूं कोट करूंगा। उन्होंने ये कहा कि तहसीलदार जो है उनके फर्जी सिग्नेचर्स और उनकी फर्जी मोहर के साथ में भी जो है सर्टिफिकेट्स बनाए हुए अपलोड किए गए थे कैंडिडेट्स के द्वारा। तो ऐसे में ये चीज बहुत गंभीर हो जाती है। तो कोर्ट ने बाकायदा कहा कि सबसे पहले आप इन 2.5 नंबरों को वेरीफाई करिए, क्योंकि एक और आधे नंबर से जो मेरिट 10-10, 12-12 हजार लोगों के बीच में फ्लक्चुएट करेगी। और चूंकि आपका जो दायरा कॉल करने का वो लिमिटेड है, यानी कि 4 गुना या 5 गुना सब्जेक्ट टू कंडीशन, तो उस लिमिटेड दायरे में आने के लिए कैंडिडेट्स को जो है बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने 2.5 नंबर गलत लेकर के पार्टिसिपेट किया तो फाइनल सिलेक्शन के बाद में तो आप उसके बाद में तो किसी के लिए स्पेशल रिटर्न तो करा नहीं सकते। आप उस व्यक्ति को बेशक से प्रोसिक्यूट कर दीजिए। लॉ की एक कोटेशन है, बहुत पुरानी कोटेशन है, 100 दोषी बेशक से छूट जाए, लेकिन कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ कोर्ट। सो यहाँ पर जो है 100 दोषी, यानी कि किसी व्यक्ति को आप बेशक से फांसी लटका दीजिए किसी गलत काम के लिए, लेकिन किसी निर्दोष का हक आपने क्यों मारने का काम किया? तो कोर्ट ने इसीलिए जो है इस सारे प्रोसेस को रोक करके कहा कि पहले आप मेरिट लिस्ट को रिवाइज कीजिए, उसके बाद में आपको पेपर कीजिए। दूसरा इन्होंने गड़बड़ किया वो थी एग्जामिनेशन के दौरान इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को भी वेरीफाई नहीं किया। और तीसरी जो इन्होंने चीज थी वो ये करी, इन्होंने कट ऑफ जो है पोस्ट वाइज बिल्कुल भी नहीं डाली। तो किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पोस्ट के कैंडिडेट को ये नहीं पता कि तुम किसके साथ में कंपीट कर रहे हो। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से अपारदर्शी प्रक्रिया है, पहले इसको पारदर्शी बनाइए, उसके बाद में रिटर्न लीजिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सरकार ने ये माना कि कमीशन ने माना कि हमें अभी अपील में जाना चाहिए। मामला अपील में गया तो अपील में एक तरफा सुनवाई हुई, क्योंकि हम पिटिशनर के वकीलों का ना तो को नोटिस था और 10 या 12 मिनट 7:48 में मुझे नोटिस मिला था कि 8 बजे सुनवाई होनी है। तो 12 मिनट पहले हमें बताया गया कि भी सुनवाई होनी है। तो 12 मिनट पहले सुनवाई का नोटिस में हम तो हमारे में से कोई भी एडवोकेट वहां पर नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे में एक तरफा बैटिंग करते हुए सरकार जाकर के पहले तो स्टे ले आई सारे प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि इससे पहले तो स्टे था ही नहीं। दूसरा जो है कोर्ट ने केवल प्रोविजनल उनको राइट दे दिया, क्योंकि आपके पेपर जो है शेड्यूल हो चुके हैं, तो आप इन पेपरों को अपने कंटिन्यू करिए, लेकिन आप अंतिम रिजल्ट दायर जो है डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो सारा प्रोसेस स्टे है। सरकार के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स के आपने वेरीफाई किए, क्या आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरीफाई की। तो ये गड़बड़ों से हम बाहर निकले ही थे, इतने में ये जो है पेपर कॉपी का ये मामला आ गया। तो ये जो है एक प्रकार से एक ऐसा जंजाल बनकर के खड़ा हो गया है इन 12,000 पोस्टों के लिए। मुझे समझ नहीं पा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कमीशन या सरकार या कोर्ट या हम लोग इस जंजाल से बेसिकली कैंडिडेट्स को बाहर निकालेंगे कैसे।